दोस्तों, ईरान और इजराइल कभी एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ इन दोनों देशों के बीच में कि आखिर आज दोनों देश एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। ऐसा क्या हुआ इन दोनों देशों के बीच में जो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हुआ करते थे और आज एक दूसरे की जान लेने पर उतरे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इतिहास के पन्ने उल्टेंगे और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो फिर इतिहास के पन्ने उलटते हैं और हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। तो इजराइल और ईरान की इस वॉर की हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल शुरुआत से। 1979 से पहले इजराइल की राजधानी तेल अवीव की सड़कों पर ईरान का झंडा गर्व से लहराया जाता था, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि ईरान उसी तेल अवीव शहर पर अटैक कर रहा है। अपने ज्यादातर हमले उसी शहर पर, जी हाँ, इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर ही सबसे ज्यादा अटैक ईरान क्यों कर रहा है, जबकि ईरान का झंडा गर्व से उसी जमीन पर लहराया जाता था। ऐसा क्या हुआ इन दोनों देशों के बीच में? इजराइल को जो है 90% तेल ईरान देता था, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि इजराइल उसी तेल को नेस्तनाबूद करने पर तुला हुआ है ईरान के। आखिर ईरान के उस जो 90% तेल पूरी दुनिया को जाता है, उस हिस्से को क्यों तबाह करने पर तुला हुआ है, जबकि वो तेल ईरान कभी इजराइल को दिया करता था। तो आखिर इन दोनों देशों के बीच में ऐसा क्या हुआ? कभी इजराइल खेतों को हरा भरा करने के लिए ईरान के अपनी तकनीक देता था, उनको सिखाता था, और फिर आज ऐसा क्या हुआ इन दोनों देशों के बीच में कि ईरान की उसी जमीन को, उसी सरजमीन को नेस्तो नाबूद करने पर तुला हुआ है इजराइल। ऐसा क्या हुआ इन दोनों देशों के बीच में कि मूसाद, जी हाँ, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है मूसाद, उन्होंने अपनी जो ईरान की सावक एजेंसी है उसको कभी उंगली पकड़ना सिखाया था, उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। तो ऐसा क्या हुआ इन दोनों देशों के बीच में कि आज दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन हैं, और वही मूसाद जिसने ईरान की खुफिया एजेंसी को पूरी तरह से ट्रेनिंग दी थी, आज वही ईरान मूसाद के एक एक आदमी को पकड़कर फांसी दे रहा है। तो क्या हुआ इन दोनों देशों के बीच में, ये पूरा मामला जो है आज हम विस्तार से जानेंगे, पूरे शुरुआत से लेकर बिल्कुल शुरू से। और वो 3 बड़ी वजह भी जानेंगे जिनमें अमेरिका ने इन दोनों को जिगरी दोस्त बनाया था। आखिर अमेरिका ने इन दोनों को दोस्त क्यों बनाया था, ईरान और इजराइल को? और 1979 की उस रात के बारे में भी जानेंगे जब इन दोनों दोस्तों के बीच में इन दोनों की दोस्ती का पूरी तरह से जनाजा निकला था। और सबसे जरूरी बात, परमाणु बम का वो खौफनाक खेल जिसने इस जंग को सीधे मौत के मुहाने पर ला खड़ा किया। आखिर क्यों ईरान के राजा शाह को, जिनके पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सेना थी, रातों रात एक सूटकेस लेकर देश छोड़कर भागना पड़ा? तो पूरी जानकारी जानने के लिए देखते रहें इस पूरी वीडियो को, और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए हर वक्त ऐसी ही अपडेट लेकर आते रहते हैं, ऐसी ही न्यूज़ लेकर आते रहते हैं और हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। तो अगर आप हमें अपना प्यार और सपोर्ट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपका प्यार और सपोर्ट यही है कि आप हमें खूब लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस जरूर कर दें ताकि हमारी हर अपडेट, हर न्यूज़ आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों शुरुआत करते हैं जब ये दोनों देश आपस में जिगरी दोस्त हुआ करते थे। दोस्तों कहानी शुरू होती है 1948 से, 1948 से लेकर 1979 के बीच की। जब 1948 में इजराइल देश बना तो ईरान उन चुनिंदा देशों में था जिसने इजराइल को मान्यता दी। दोस्तों दोस्ती की क्या वजह थी इन दोनों देशों के बीच में? दोस्तों उस समय जो है शाह राजा का राज हुआ करता था और शाह राजा को जो है अपनी सेना ताकतवर बनानी थी। तो उस समय जो है ईरान के पास तेल खूब था, तो इजराइल को तेल चाहिए था, तो ईरान ने जो है उस समय इजराइल को खूब तेल दिया। जी हाँ दोस्तों, और इजराइल ने उस समय जो है आधुनिक खेती करने की तकनीक दी। इस लेन देन में ईरान और इजराइल को कच्चा तेल देता था और बदले में इजराइल ईरान को खेती की तकनीक देता था और हथियार देता था। इजराइल के हजारों लोग ईरान में काम करते थे। दोस्तों अब वे मोड़ आता है जहां से सब कुछ बदल गया। 1979 की इस क्रांति में यहां से कहानी में एक हीरो भी पैदा होता है और एक विलेन भी। यहाँ दोस्तों 1979 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई। जी हाँ, राजा शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और सत्ता में आए धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी। आयतुल्लाह खुमैनी ने आते ही इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान बता दिया। खुमैनी का मानना था कि इजराइल ने मुसलमानों की जमीन फिलिस्तीन पर कब्जा किया हुआ है
उन्होंने अपनी जनता को एकजुट करने के लिए इजराइल विरोध को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया था। अब दोस्तों इसी बीच प्रॉक्सी वॉर का खेल शुरू हो जाता है। दोनों देश बिना सामने आए पीछे से लड़ाई करने लगे। दोस्तों ईरान जानता था इजराइल की सेना बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए ईरान ने फैसला किया कि मैं जो है सामने से नहीं लड़ूंगा, दिमाग से लड़ूंगा। जैसे कि आज ईरान कर रहा है, अपनी लड़ाई दिमाग से लड़ रहा है। तो दोस्तों ईरान ने हिजबुल्ला, जी हाँ दोस्तों, लेबनान के अंदर ईरान ने हिजबुल्ला नाम का एक संगठन जो है वो खड़ा किया ताकि वे उत्तर से जो है इजराइल पर अपने रॉकेट दाग सके, जैसे कि आज हो रहा है। हिजबुल्ला जो है अपने रॉकेट दाग रहा है उत्तर से इजराइल के ऊपर। और दोस्तों हमास यानी गाजा, फिलिस्तीन के हमास को पैसा और ट्रेनिंग दी ताकि इजराइल अंदर से परेशान हो सके। और हूती यानी यमन के अंदर भी लाल सागर में इजराइल के जहाजों को रोकने के लिए हूतियों का इस्तेमाल किया गया। तो वहां से जो है यमन के अंदर भी हूतियों से बातचीत करके जो है ईरान ने जो है अपना ट्रैप, अपना जाल बिछा दिया ताकि जो है लाल सागर से जो जहाज गुजरने वाले होते हैं इजराइल के, तो उन जहाजों को जो है रोका जा सके। जैसे कि अभी इस वक्त ईरान कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद कर दिया ताकि पूरी दुनिया का 20% तेल रुक जाए, 90% जो यूरोपीय देशों का है उनका रुक जाए, तो 10% तेल यहाँ से भी जाता है बाब अल मंडेब के रास्ते से। तो इस रास्ते पर जो है अगर जरूरत पड़े तो वो कब्जा एकदम से आसानी से किया जा सके। तो लाल सागर के अंदर है ये, तो इस पर भी कब्जा जमाने के लिए यमन के हूतियों को जो है यहाँ पर तैनात कर दिया ईरान ने। तो दोस्तों ईरान ने जो है इजराइल के चारों तरफ अपनी सेना का एक घेरा बना दिया, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं वे अपनी भाषा में ईरान। और फिर दोस्तों परमाणु बम बनाने की जो है ईरान को जिद चढ़ गई और इजराइल को डर हुआ कि अगर ईरान ने परमाणु शक्ति बना ली, परमाणु बम बना लिया, तो इजराइल तो बहुत छोटा सा देश है, अगर एक बम भी हमारे ऊपर फेंक दिया तो इजराइल तो दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। तो ईरान इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा, इजराइल को ये डर सताने लगा। तो इजराइल का एक्शन हुआ। इजराइल ने जो है पिछले 20 सालों में ईरान के अंदर घुसकर जो है वैज्ञानिकों को मार डाला, जो परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक थे। दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम में वायरस, स्टक्सनेट नाम का एक वायरस डालकर उनके परमाणु प्लांट को जो है वो खराब करने शुरू कर दिए। यहां तक कि दोस्तों 2018 में जो है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक तिजोरी से उनकी परमाणु फाइलें ही चुरा ली थी। ईरान के अंदर से जो है वो परमाणु फाइलें जो थी, जो बनाने का कार्यक्रम चल रहा था परमाणु बम बनाने का, तो वे फाइलें ही मोसाद की खुफिया एजेंसी ने वहां पर घुसकर ईरान के अंदर वे सारी फाइलें चुरा ली थी 2018 के अंदर। तो वहां से जो है मोसाद की खुफिया एजेंसी के जरिए से ईरान के अंदर परमाणु बम बनाने का जो कार्यक्रम चल रहा था वो इजराइल को मोसाद की खुफिया एजेंसी के द्वारा मिल जाती है। अब आमने सामने की लड़ाई इसके बाद तैयार हो जाती है। अप्रैल 2024 में इजराइल ने सीरिया में ईरान की एक एम्बेसी के पास हमला किया, जिसमें ईरान के बड़े जनरल मारे गए। अब दोस्तों ईरान का पलटवार हुआ। इसके जवाब में ईरान ने अपनी धरती से जो है पहली बार इजराइल की धरती पर सैकड़ों मिसाइल दागी। अब दोस्तों ये युद्ध खुला युद्ध बन जाता है। अब दोस्तों बदले की आग भड़क जाती है। अब लड़ाई इस बात की है कि कौन ज्यादा डरा सकता है। इजराइल कहता है हम झुकेंगे नहीं, ईरान कहता है हम मिटा देंगे इजराइल को दुनिया के नक्शे से। दोस्तों अब मैं आपको लड़ाई की असल वजह बता देता हूं। इजराइल फिलिस्तीनियों को परेशान करता था, फिलिस्तीनियों पर जो है जुल्म ढाता था। ईरान ने इस बात को बर्दाश्त नहीं किया। ईरान ने जो है फिलिस्तीन पे होने वाले जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई और इजराइल का एक कड़ा दुश्मन बन गया। और इजराइल का जब ईरान दुश्मन बन गया तो इजराइल को लगा कि हमें तो दुनिया के नक्शे से ही मिटा देगा, तो इजराइल ईरान का दुश्मन बन गया। दोनों आमने सामने की जंग में उतर गए। और दोस्तों इजराइल को यह डर भी सताने लगा कि अगर इजराइल जरा सा भी इस वक्त कमजोर पड़ गया तो ईरान की तरफ, ईरान ने जो अपना ट्रैप जाल बिछाया हुआ है, लेबनान में हिजबुल्ला, यमन के अंदर हूती, और दोस्तों इस तरीके से जो जाल बिछाया हुआ है, तो इजराइल को डर हुआ कि कहीं इस तरीके से ये सारे मुस्लिम देश मिलकर मुझ पर अटैक ना कर दें, खत्म ना कर दें। तो इजराइल जो है अमेरिका के साथ मिलकर इस तरीके से इस वक्त चालाकियां खेल रहा है। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, मोहम्मद रजा पहलवी यानी राजा शाह को रातों रात देश छोड़कर क्यों भागना पड़ा। दोस्तों राजा शाह को एक घमंडी राजा कहा जाता था। कहा जाता है कि वे दिखावे की अमीरी किया करते थे। दोस्तों कहते हैं कि जनता की गरीबी को वो ध्यान नहीं रखते थे, सिर्फ अपने ऊपर ही
खर्च करते थे। राजा शाह बहुत ही ठाट बाट से रहते थे। 1971 में उन्होंने ईरान के 2500 साल पूरे होने पर दुनिया की सबसे महंगी पार्टी दी थी, जिसमें दोस्तों करोड़ों डॉलर पानी की तरह बहा दिए गए। दोस्तों कहते हैं उस वक्त ईरान की आम जनता गरीब और महंगाई से जूझ रही थी। लोगों को लगा कि राजा उनकी परवाह नहीं कर रहा है, वे सिर्फ अपनी शान और शौकत दिखा रहे हैं। सब कुछ विदेशी, जी हाँ दोस्तों, सब कुछ विदेशी चाहिए था राजा शाह को। राजा शाह चाहते थे कि ईरान रातों रात अमेरिका और यूरोप जैसा बन जाए। उन्होंने औरतों के हिजाब पहनने पर भी पाबंदी लगा दी थी। और दोस्तों इसके अलावा उन्होंने कोशिश की कि ईरान के अंदर शराब, क्लब, विदेशी फिल्मों को जो है, इन सब को जो है उन्होंने बढ़ावा दे दिया। अब इसका दोस्तों नतीजा ये हुआ, ईरान एक मुस्लिम देश था। वहां के मौलवी और पुराने ख्यालात के लोग राजा के इस बदलाव से चिढ़ गए। उन्हें लगा कि राजा उनके धर्म और संस्कृति को जो है वो पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। और दोस्तों ये जो राजा शाह की खुफिया एजेंसी थी सावक, जो भी राजा शाह के बारे में उल्टा बोलता था, कुछ भी गलत कहता था, तो ये खुफिया एजेंसी उनको उठाकर ले जाती थी, जेल में डाल देती थी और फिर उन पर जुल्म ढाती थी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जो है जनता के अंदर गुस्सा फूट फूट कर उभर कर सामने आने लगा। और फिर दोस्तों ये राजा शाह अमेरिका की कठपुतली बन गया। जी हाँ दोस्तों, ईरान की जनता को लगने लगा कि इनका राजा जो है वो स्वतंत्र नहीं है, बल्कि अमेरिका का एक गुलाम बन गया है। ईरान के पास बहुत तेल था, लेकिन उसका फायदा सिर्फ विदेशी कंपनियां उठा रही थी। राजा को जो है बस राजा को उसका फायदा मिल रहा था, ईरान की जनता को इसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। आम लोगों को लगा अमेरिका ईरान का तेल लूट रहा है और राजा शाह अमेरिका की मदद कर रहा है और अमेरिका के कठपुतली, जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की कठपुतली बन गया। और फिर दोस्तों आयतुल्लाह खुमैनी की इसी के बाद एंट्री होती है। और फिर दोस्तों अब एंट्री होती है आयतुल्लाह खुमैनी की। जब जनता राजा से परेशान थी, तब एक धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने पेरिस यानी फ्रांस में बैठकर राजा के खिलाफ टेप रिकॉर्डर के जरिए संदेश भेजने शुरू कर दिए। ये ऑडियो कैसेट पूरे ईरान में चोरी छिपे बांटे गए। खुमैनी ने लोगों से कहा, ये राजा इस्लाम का दुश्मन है, इसे उखाड़ फेंको। और फिर दोस्तों 1978 में दंगे शुरू हो गए। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन करने लगे और हड़तालें शुरू कर दी गईं। राजा की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इस घटना के बाद जनता का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। सेना के जवानों ने भी अपने ही लोगों पर गोली चलाने से जो है वो पूरी तरह से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया राजा शाह के खिलाफ। तो अब दोस्तों राजा शाह को जो है देश छोड़कर भागना पड़ा 1979 में, जब राजा को लगा कि अब ना तो सेना उसके साथ है और ना ही जनता, और अमेरिका ने भी हाथ खींच लिए हैं। तो वे 16 जनवरी 1979 को अपनी पत्नी के साथ एक विमान में बैठकर हमेशा के लिए ईरान से भाग गए। वे मिस्र, इजिप्ट चले गए और बाद में उसकी बीमारी से मौत भी हो गई। अब दोस्तों जब राजा शाह देश छोड़कर भाग गए तो आयतुल्लाह खुमैनी जो है वो पावर में आ गए। आयतुल्लाह खुमैनी ने पावर में आते ही सबसे पहले जो नींव रखी वो धर्म की रखी और मजलूमों के ऊपर, जी हाँ, दबे कुचले लोगों की मदद पर रखी। जहां पर मजलूमों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी मदद के ऊपर की सबसे पहले नींव रखी। और दोस्तों आयतुल्लाह खुमैनी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि जहां पर जुल्म हो रहे हैं फिलिस्तीन के अंदर, फिलिस्तीन के मजलूमों की मदद करना और मस्जिद अक्सा, तो उनके लिए दो सबसे बड़े मुद्दे थे उस समय। और यहीं से जो है ईरान और इजराइल की अब दोस्ती वो दुश्मनी में बदल जाती है। दुश्मनी की शुरुआत यहीं से होती है। खुमैनी ने कहा कि इजराइल ने नाजायज तरीके से मुसलमानों की पवित्र जमीन पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने इजराइल को जो है कैंसर की गांठ तक कह डाला और फिर इसके बाद नारा दिया, इजराइल मुर्दाबाद। इजराइल को लगा ये सिर्फ भाषण नहीं है, बल्कि ईरान उसे सच में दुनिया के नक्शे से मिटा देगा, खत्म कर देगा। ईरान ने इजराइल के पड़ोस में हिजबुल्लाह और हमास जैसे गुटों को पैसा और हथियार देना शुरू कर दिया ताकि वे इजराइल पर हमला करते रहें। और दोस्तों ये दुश्मनी और गहरी तब हो जाती है जब इजराइल को पता चलता है कि ईरान ने परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। इजराइल एक बहुत छोटा देश था, उसे डर था कि ईरान ने एक भी परमाणु बम गिरा दिया तो इजराइल दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। इसलिए इजराइल ने कसम खाई कि वे ईरान को कभी परमाणु बम नहीं बनाने देगा। इसीलिए वे ईरान के अंदर घुसकर उनके वैज्ञानिकों को मारने लगा, उनके कंप्यूटरों को हैक करने लगा। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी, उस समय जो है ईरान और इजराइल ने मिलकर दोनों ने एक पाइपलाइन बनाई थी ताकि ईरान का तेल जो है वो यूरोप के देशों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, अमेरिका, ईरान और इजराइल इन दोनों देशों को दोस्त बनाकर क्यों रखना चाहता था। उस समय दुनिया जो है वो दो देशों में बटी थी, एक तरफ अमेरिका था
तो दूसरी तरफ रूस था, जी हाँ सोवियत यूनियन, क्योंकि दुनिया दो हिस्सों में बटी थी। उस समय दुनिया में दो बड़े दादा थे, जी हाँ दोस्तों, एक अमेरिका था तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, जी हाँ दोस्तों रूस। तो रूस चाहता था कि मिडिल ईस्ट खाड़ी देशों के तेल पर उसका कब्जा हो, रूस का कब्जा हो। तो दोस्तों रूस चाहता था कि मिडिल ईस्ट के जो खाड़ी देशों के तेल हैं उस पर कब्जा जो है वो रूस का हो। लेकिन अमेरिका को डर था कि अगर रूस वहां आ गया तो पूरी दुनिया का पेट्रोल डीजल रुक जाएगा। अमेरिका को वहां ऐसे मजबूत दोस्त की जरूरत थी जो रूस को रोक सके। उसे ईरान और इजराइल के रूप में दो सबसे भरोसेमंद दोस्त मिल गए। इजराइल अमेरिका का सबसे वफादार दोस्त था क्योंकि इजराइल चारों तरफ से अरब देशों से घिरा हुआ था। तो अमेरिका ने इजराइल को खूब हथियार और पैसे दिए ताकि वे अमेरिका के लिए खूब चौकीदारी करें। और ईरान के राजा शाह उस समय जो है अमेरिका का सबसे बड़ा खरीदार था और ईरान के पास जो है उस समय काफी सारा तेल था जो अमेरिका की गाड़ियों के लिए और फैक्ट्रियों के लिए बहुत जरूरी था। राजा शाह को दुनिया की सबसे आधुनिक सेना भी बनानी थी। अमेरिका ने उन्हें अपने सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान F-14 टॉमकैट और टैंक बेचे। ईरान उस समय अमेरिका के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार भी था। तो दोस्तों ये दो स्तंभ अमेरिका की खास पॉलिसी थी जिसे ट्विन पिलर्स, जी हाँ दोस्तों, जिसे दो खंबे कहा जाता था। तो अमेरिका इन दोनों को एक दूसरे का दोस्त बनाकर रखता था ताकि रूस को जो है वहां घुसने ही ना दिया जाए। तो मिडिल ईस्ट के जो खाड़ी के देश हैं वहां से जो तेल है, जो भी खरीदारी है, वो रूस को करने ही ना दी जाए, वहां पर जो है अमेरिका का ही कब्जा रहे। तो दोस्तों इस तरीके से ये इतिहास रहा कि दुश्मनी दोस्ती में कैसे बदली और आज ये जो दुश्मनी आप देख रहे हैं, अब ये दुश्मनी जो है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये दुश्मनी अब वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले लेगी? तो आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि आपका प्यार, आपका सपोर्ट हम तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमारी हर वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।